हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिनेश कुमार निराला आप लोग के बीच केमिस्ट्री का महामैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और प्राकृतिक संसाधन जैसे 3 महत्वपूर्ण चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसी के साथ आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इसी वीडियो के माध्यम से जो पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि देख लेते हैं तो केमिस्ट्री के आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ आपको कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो केवल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगा। आपको का ये जो वीडियो है आने वाला जो भी मैट्रिक लेवल के एग्जाम है, इंट्रांस एग्जाम जैसे पॉलिटेक्निक, आईटीआई, स्कॉलरशिप, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो यूनिवर्सिटी कंटेंट करवाती है, कॉलेज सबका होता है, कंटेंट होता है, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कि क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास में हमसे जुड़िए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसका लाभ उठाइए। तो पहला आपको मैं बताऊं कि शुरुआत हम करते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक से। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, कार्बन तथा इसके यौगिक जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स से रिलेटेड है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जब संयोग करते हैं ना तो उससे बनता है हाइड्रोकार्बन। दोस्तों, उस कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो चलिए इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच आते रहेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन गैस के एक अणु दो परमाणुओं के बीच, एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध जो है कि पाए जाते हैं। यानी एक अणु में, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। और आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन O जिसकी परमाणु संख्या 8 होती है और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, तभी ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। इसी के साथ ही जो इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता आप लोग के बीच। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? कार्बोनिल समूह दे दे या कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे तो उसका संकेत है दोस्तों सिंगल क्रियाशील मूलक COOH। सिंगल क्रियाशील मूलक COOH, याद रखिएगा, सिंगल क्रियाशील मूलक COOH को जो तोड़ा जाएगा तो सिंगल क्रियाशील मूलक C, और कभी भी ऑक्सीजन आएंगे तो 2 आबंध बनाते हैं, तो 2 ऑक्सीजन उससे जुड़ेंगे और अल्कोहल हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, यानी OH बनेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो रूप है, ये विस्तारित रूप है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं और आगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों, क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग के बीच, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन, कौन सा यौगिक क्या है? एल्काइन है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अल्केन, अल्कीन और एल्काइन से संबंधित मैं आपको जो है कि मैं आपको कुछ यहां स्क्रीन पर दे रहा हूं, जरा ध्यान देंगे, है ना। अल्केन, सबसे पहली बात मैं करूंगा अल्केन का। जब अल्क में एन लगाएंगे तो इसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। किसी 2 कार्बन के बीच क्या, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो इसका ऑक्टेट पूरा कीजिएगा तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, 2 4 6 8, है ना। तो इस प्रकार से एन, ये एन वाले ग्रुप है,
अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि एन वाले ग्रुप में, हम एन वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। दूसरी बात करेंगे हम किसकी, अल्कीन की। अल्क में जब इन लगाएंगे, इन, तो यहां समझेंगे कि इन लगाने पर कार्बन कार्बन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। इसका ऑक्टेट पूरा कीजिए, 2 4 6 8 2 4 6 8, है ना। अब यानी कि ये कौन ग्रुप हो गया, इन ग्रुप। याद रखेंगे अल्केन वाले ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो अल्केन का होता है CnH2n+2, यानी कि कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी अल्केन ग्रुप में, है ना। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेंगे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा हाइड्रोजन का, तो बन जाएगा इसका जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n। 2 हाइड्रोजन यहाँ +2 था, वो जो है कि कम जाएगा डबल बॉन्ड बनने पर। उसी के साथ मैं आपको तीसरी बात ये बता दूं, अल्काइल ग्रुप का, ALK, अल्काइन में लग जाओ YNE, अल्काइन। अल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा याद रखेंगे, अल्काइन YNE वाले ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, 2 4 6 8 2 4 6 8। इसी के साथ ये हो जाएगा YNE, आइन, है ना। तो इसमें भी एक बॉन्ड बढ़ गया, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु घट जाएंगे, तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा मित्रों, आप लोग जवाब देंगे CnH2n-2, CnH2n-2। तो याद रखेंगे, पूछ दे कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड, और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा मित्रों, तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2, है ना, कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज्यादा। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जिससे बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं इन से संबंध, इन जैसे ही लग जाए तो समझ जाएगा अल्कीन ग्रुप का है, और इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+CnH2n, यानी कि +2 जो यहां था ना, एक बॉन्ड के बनने से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कम जाएंगे, जिसके कारण सामान्य सूत्र में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी यहां अल्केन के तुलना में दिखाई देगा, CnH2n, ठीक ना। और वही अल्काइन की बात करेंगे तो यहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, यानी कि एक बॉन्ड और बढ़ जाएंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन की संख्या में 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी आ जाएगी, जिससे इसका सामान्य सूत्र पड़ेगा CnH2n-2। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये शॉर्ट नोट दिया हूं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, इससे जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम में भी निश्चित रूप से रहेगा। तो अब आगे बढ़िए क्वेश्चन पर। कह रहा है अल्काइन, क्या लग रहा है, अल्काइन में इन, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी CnH2n, जिसका जनरल फार्मूला। तो अल्काइन का जो है कि इसमें कौन कार्बनिक यौगिक है, एथीन, मेथेन, एसिटिलीन और क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब सर, क्लोरोफॉर्म में अल्काइन है ना, अल्काइन में YNE आ रहा है, तो जैसे हम मान लीजिए क्लोरोफॉर्म का होता है CCl4, यानी कि जब हम अल्काइन में जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, तो यदि हम अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 लेते हैं, एक कार्बन की संख्या लेते हैं, तो इसका सूत्र क्या बैठेगा भाई, तो C1H C1H2 गुने 1-2, यानी कि हम कह सकते हैं इसके लिए क्या प्राप्त होगा, C की वैल्यू 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 - 2, यानी H का मान 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में इसके चारों तरफ क्लोरीन को हम ऐड करके इसका अष्टक पूरा कर सकते हैं। इसीलिए अल्काइन के लिए यहां जो है सबसे सफिशिएंट जो एग्जाम्पल है वो क्लोरोफॉर्म है, CCl4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मित्रों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जहां जरूरत लगे
वहां आप स्क्रीनशॉट प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से, जहां खास के हम कुछ अलग से आपको बता दे, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे भी पूरा वीडियो ना देखना पड़े और एक ही जगह पे आपको कंटेंट मिल जाए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अल्केन, अल्केन का सामान्य सूत्र, अभी तुरंत दिया हूं, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अब आगे की ओर और आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें आपके बीच क्वेश्चन मिलता है क्या भाई, तो सिंगल क्रियाशील मूलक CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। याद रखिएगा, सिंगल क्रियाशील मूलक CHO जिसमें सिंगल क्रियाशील मूलक C, डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, H। ये है दोस्तों अल्डिहाइड का, किसका है दोस्तों, अल्डिहाइड का। तो इस अल्डिहाइड समूह का है, तो देखिए अल्डिहाइड कहाँ है, अल्डिहाइड C, अल्डिहाइड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का समूह आपको मिल रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन है एथेनॉल। क्वेश्चन है दोस्तों, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है। किसको हम गर्म कर रहे हैं, H2SO के साथ जब हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, CH4, C2H2, फिर C2H6, C2H4। तो भाई एथेनॉल सांद्र H2SO4 के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, एथीन, मेथेन, एथेन। एथेन का जब हम डबल बॉन्ड में जाएंगे तो क्या बनेगा, एथीन, यानी C2H4 एथीन का निर्माण होता है। डी इज द राइट आंसर। अब आगे की ओर और बढ़ते हैं, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। जिसका भी जवाब आप जान रहे हैं, आप एक कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और जो भी आप जवाब जान रहे हो, आप ABCD करके या फिर आप उसका ऑप्शन लिख के, क्वेश्चन का हेडिंग ऑप्शन लिख के आप भी अब खुद को टेस्ट कर सकते हो, जो पूरे चैप्टर को अच्छे से बारीकी से पढ़े हैं। चलिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो ये सब जानते हैं, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। सी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके बीच, तृप्त हाइड्रोकार्बन, तृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, और लास्ट ऑप्शन है एल्केनॉल। क्या बोलेंगे, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए अल्केन क्या है ना, सबको, जितने भी क्रियाशील समूह है सब अल्केन के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ये सबके साथ जो है कि मिलजुल के रहता है। ये आपके परिवार का वो सदस्य है कि सभी रिश्तेदारों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है तृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य। अल्केन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है एथेन, क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र H2H6 है। किसका, एथेन का आणविक सूत्र H2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है, देख लीजिए यहां पे हम निकालते हैं C2H6। C2H6 को अगर मान लीजिए संरचना बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये अल्केन ग्रुप का होगा। अल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच कौन बंधन बनेंगे, सिंगल बंधन बनेंगे। तो इसका ऑक्टेट पूरा कीजिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी कि ये सभी जगह पे कौन रहेगा, हाइड्रोजन। कौन रहेगा मित्रों, हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो इसमें कितने आबंध बन रहे हैं, कितने सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं, तो इसमें पहले तो तीनों कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 6 सहसंयोजक बन रहे हैं, और लास्टली कार्बन कार्बन के बीच एक सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं। कुल मिला के 3 3 6 और 1 7 7, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है कि एथाइन, एथाइन में
कार्बन कार्बन, एक एक शब्दों को समझेंगे। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? एथाइन। क्या है दोस्तों? एथाइन, मेथेन, एथेन, एथेन से बना एथाइन। एथाइन क्या है? तो एथाइन के लिए C2H, एथाइन, आइन लग रहा है, लास्ट में क्या लग रहा है? आइन। तो कार्बन के संख्या के दुगुना से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होगी, तो 2 दूनी 4, और 4 में 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, यानी कि C2H2 एथाइन का अनुसूत्र हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं? अब इसका अगर हम संरचना बनाते हैं तो क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आयन ग्रुप है। आयन ग्रुप के लिए हमने आपको बताया है कि जब बात होगी आयन ग्रुप की, तो आयन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो 2 4 6, एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट पूरा करेगा 8, 2 4 6 हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट पूरा करेगा। अब आप बताएंगे कि कार्बन कार्बन के बीच जो परमाणुओं के कितने सहसंयोजक बंधन बन रहे थे? कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बन रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है दोस्तों? एकदम क्लियर समझ रहे हैं? तो चलिए इसी के साथ हम और आगे की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपका अगला ये है कि आयोडीन आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है? किस द्रव में घोलेंगे तो टिंक्चर आयोडीन बनता है? ऑप्शन आपके सामने है, क्लोरोफॉर्म, इथर, सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और डी आपके बीच है एथिल एल्कोहल। तो याद रखिएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ये जब आयोडीन को हम द्रव में जब घोलते हैं, किस द्रव में? एथिल अल्कोहल में, तो टिंक्चर आयोडीन का निर्माण होता है। डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। क्वेश्चन है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त। तो हम आपको बता दें कि डालडा जो होता है अति अभिक्रियाशील होते हैं, वसा के साथ ये जल्दी ही घुल मिल जाता है, तो इसके लिए ए इज द राइट आंसर, संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों? मित्रों एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ आगे की ओर बढ़िए, है ना। अब आगे की क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है मित्रों कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनोन, ओन आ रहा है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, C3H, 3 दूनी 6, 2 8, तो एक कम करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या? 7। और ओन है, ओन किसका है? तो ओन आता है कीटोन का। कीटोन का अनुसूत्र क्या होता है? CO। तो यहां हम देंगे CO। तो कीटोन के लिए, कीटोन होता है क्या? नहीं, कीटोन में डबल क्रियाशील मूलक होता है दोस्तों, जिसके क्या कारण यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 ही रहेगी, और उसमें अभिक्रियाशील मूलक के रूप में कीटोन CO जुड़ेगा। कीटोन CO को हम भिन्न भिन्न तरीकों से लिख सकते हैं। यूं भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें, है ना, एक्सपेंड कर देंगे तो C डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ जो है कि डबल क्रियाशील मूलक के साथ कार्बन जुड़ेगा। 2 4 6 8। अगर इसको आप अलग और भी तरीके से तोड़ना चाहते हैं तो CO और डबल क्रियाशील मूलक, CO डबल क्रियाशील मूलक। आप भिन्न भिन्न तरीके से कीटोन को दर्शा सकते हैं। यानी कि इसी के साथ मैं आपको कह दूं कि C इज द राइट आंसर। ये जो है ना डबल क्रियाशील मूलक CO, ये कीटोन का है ना। यहां बोल रहा है ओन, ओन किसके लिए आता है? तो कीटोन के लिए आता है मित्रों। अब आइए क्वेश्चन है आपका आगे, क्वेश्चन है कि एथिलीन, एथिलीन है, एथिलीन क्या है भाई? पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन। तो मैं आपको बता दूं कि बी एथिलीन जो है ओलिफिन का एग्जाम्पल है, तो इसी के साथ बी इज द राइट आंसर। और अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन है आपका कि घरेलू गैस के रूप में कई बार चर्चा हो चुकी है, एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन है? कई बार इस पे बात कर चुके हैं। घरेलू गैस में सबसे प्रमुख घटक के रूप में पाया जाता है ब्यूटेन, जिसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा? ब्यूट, यानी 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, और एन लग गया यानी कि दुगुना से 2 ज्यादा, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10 ब्यूटेन का अनुसूत्र हो जाएगा। तो इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन आपका अगला है कि C60 फ्लोरीन का आकृति निम्नलिखित में किसके कैसी होती है? गैसी नहीं, किसके जैसी, हाँ ठीक है। आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? नाशपाती के जैसी, डमरू के जैसी, फुटबॉल की जैसी, हीरा की जैसी। तो आप लोग समझ रहे होइएगा, सी फुटबॉल की जैसी होती है। किसकी? तो C60 फ्लोरीन की आकृति जो होती है वो गोल होती है, फुटबॉल की जैसी होती है। और इसी के साथ मैं और आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन आपका है पेंटेन यानी कि पेंटेन क्या हो जाएगा? 5 कार्बन अल्केन ग्रुप का, तो 5 दूनी 10 तो 12। पेंटेन के कितने संरचना क्या होते हैं? समावयवी संभव है। पेंटेन में कितने समावयवी संभव है? तो इसकी संरचना बनाएंगे। कार्बन कार्बन कितने बंधन है? 5, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसमें कितने संरचना बन रहे हैं? पेंटेन के कितने संरचना समावयवी है? जो समावयवी के साथ चल रहा है, तो 2 3 4 और क्या बोलते हैं 5, यानी संरचना कितने बना सकते थे? एक तो हम ऐसे यूं बना सकते हैं, दूसरा एक पहला कार्बन जो है C, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो CH3 भी दूसरी संरचना हम दे सकते हैं। CH3, C के साथ हाइड्रोजन कितने? 2, तो CH3। तीसरा एक और तरीका दे सकते हैं, बिंदु संरचना। पहले कार्बन के लिए पहली बिंदु, दूसरी कार्बन की बिंदु, तीसरी कार्बन की बिंदु, चौथी कार्बन की बिंदु, पांचवी कार्बन की बिंदु। यानी कि हम 3 तरीके से किसी संरचना को यहां जो है कि दर्शा सकते हैं अल्केन ग्रुप का। तो चलिए, इसी के साथ कितने समावयवी संभव है? तो 3 समावयवी संभव है। बी इज द राइट आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लीट कर सकते हैं अलग से, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है दोस्तों कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है भाई? तो Al4C3 के जल अपघटन से एथेन, मेथेन, एल्काइन और एल्कीन। तो मैं आपको बताऊं कि मेथेन का निर्माण होता है ना। किसका निर्माण? जल अपघटन से मेथेन का निर्माण होता है, यानी बी इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ मैं और आगे की ओर चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता आपको इससे पहले भी ऑक्सीजन से संबंधित हम आपको बता दिए हैं। ऑक्सीजन O, जिसकी परमाणु संख्या 8 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो इसमें कितने संयोजकता बनेंगे भाई? तो 1 0 2 4, तो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। तो 2 अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ वो साझेदारी करके अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, तो उसके संयोजकता की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। बी सी द राइट आंसर। क्या किसी को दिक्कत है? एकदम चल रहा है। अब आगे बेहतरीन और क्वेश्चन का संग्रह मैं आपको के बीच लेकर आता हूं। निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? NaCl, CaCl2, CH4 और Na2O। तब देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं सहसंयोजी यौगिक है। इससे पहले ही हमने बोला था कि अल्केन जो ग्रुप है वो घर का वो मेंबर है जो मेंबर सभी रिश्तेदारों को
परिवार के अदर सदस्यों को जोड़ के चलने का काम करता है। अल्केन वो चीज है, जितने भी अभिक्रियाशील समूह है वो अल्केन से जुड़ते हैं, है कि नहीं। अल्केन से आप किसी को भी जो है कि जोड़ के नई अल्कीन बना सकते हैं, अल्काइन बना सकते हैं। अल्कोहल अल्केन से जुड़ता है, तो इस प्रकार से वो सबको जोड़ने का काम करता है, सहसंयोजी बंधन बनाने का काम करता है। और इसमें क्या है, तो अल्केन का भूमिका कौन निभा रहा है, मीथेन, इसीलिए सी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका अगला। क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, तो OH सिंगल क्रियाशील मूलक OH सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अगर ऑक्सीजन होता सर अल्कोहल में तो OH होता है, अगर ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता तो ऑक्सीजन की भूमिका आ जाती, लेकिन जुड़ता है किस बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, यानी सी इज द राइट आंसर, इसका होगा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर। अब आइए क्वेश्चन है वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, दूसरा लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, तीसरा लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं और लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो देखिए वनस्पति तेल जो है लंबी असंतृप्त होती है हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, याद रखेंगे, बी इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन है आपका अगला। क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो सबसे पहले ब्यूटेन C4H10 होता है दोस्तों। अब इसकी संरचना हम बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन बनेंगे, 4 2 4 6 8। इसका भी देखिए, हम इससे पहले भी आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता दिए हैं, कितने समावयवी बनेंगे, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8। तो अब देखिए कितने समावयवी बन रहे हैं, आप लोग खुद जवाब देंगे, 5 2 3 4। कितने समावयवी बन सकते हैं, तो इससे पहले भी जब मैंने बताया था तो उसमें 3 तरह की संरचना बनी थी। पहली संरचना हाइड्रोजन के साथ, दूसरी संरचना हाइड्रोजन को एक साथ ले लिए थे CH3 CH2 CH2 CH2, फिर लास्ट मैंने लिया था बिंदु संरचना, यानी 3 तरह की जो है कि समावयवी संभव है। सी द राइट आंसर, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आपको अम्ल भस्म तथा लवण से संबंधित है। कल के जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें भी इससे संबंधित दे दिया गया है। गंधकाम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले क्लास में भी दे दिया था, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल, डी इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन है आप लोग के बीच, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। निम्न में कौन दोस्तों कार्बन के अपरूप हैं, तो कार्बन के मुख्य अपरूप में आता है हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो इसमें क्या क्या दिया है, हीरा बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेफाइट है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो गया, डी द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत दिलचस्प आ रहा है आप लोग के बीच। एक अनुसूत्र यानी अनुसूत्र एक ही हो परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, मतलब एक ही रूप के अनुसूत्र के विभिन्न रूप हो जाए उसे दोस्तों बहुलक कहते हैं। यानी एक ही व्यक्ति हो किंतु उसके अनेक रूप हो, ऐसे को बहुरूपिया कहते हैं, है ना। जिसके रूप एक कार्य अनेक, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, बहुरूपिया। उसी प्रकार से जब अनुसूत्र एक हो और उसको कई रूप से जोड़ा जाए तो उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुलक। डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं और आगे की ओर बढ़ता हूं और क्वेश्चन है आपके बीच बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, बेंजीन। सुनिएगा बहन जी,
क्वेश्चन है बेंजीन। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो आप लोग कई बार इसको देख चुके हैं, C6H6, जिसकी संरचना कैसी होती है? तो आप देख सकते हैं इसकी संरचना में एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक एक हाइड्रोजन इससे जुड़े होते हैं अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड के साथ। यदि हम मान लीजिए डबल बॉन्ड दे रहे हैं, यदि डबल बॉन्ड हम दे रहे हैं इस दो कार्बन के बीच, तो एक को छोड़ के फिर दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ के फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यानी कि ये जो है बेंजीन का, किसका दोस्तों? बेंजीन की संरचना है। याद रखिएगा, कभी कभी 2 मार्क्स में बेंजीन की संरचना भी पूछ दिए जाते हैं। कोई दिक्कत है? एकदम कंप्लीट चल रहा है दोस्तों। तो और आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन है आपके बीच स्क्रीन पे अगला, एथीन अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। एथीन अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनल नहीं भाई, एथेनॉल, एथोनोल, एथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों क्या कह रहा है? एथीन अल्कोहल का जब भी अल्कोहल लगेगा तो उसमें लगेगा ऑल, ओ सिंगल क्रियाशील मूलक OH। इसका जो है कभी भी किस अल्केन के साथ जुड़ के ये OL के रूप में जुड़ते हैं। किसके रूप में? OL, जिसको पढ़ते हैं ऑल। तो जब एथेन में ऑल जुड़ेगा तो एथेनॉल बना देगा। क्या बना देगा? एथेनॉल। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है, किंतु इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए, OH अल्कोहल, सिंगल क्रियाशील मूलक OH, अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम। तो पहले ही बता दिया हो, सिंगल क्रियाशील मूलक किसका है? अल्कोहल का है। अल्कोहल का ये क्या है? संकेत है। तो और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों कि कैल्शियम कार्बाइड जल, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एल्केन, एथेन, एथीन और लास्ट ऑप्शन है एथाइन। तो भाई कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथीन बनाता है। क्या बनाता है? एथीन। यानी सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम और आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो पहले बता दिया हूं सरलता हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? मीथेन। जो सबसे इजी हो, सबसे इजी क्या है? तो मीथेन है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? CH4 ओनली, सबसे पहला। यानी ए इज द राइट आंसर। कार्बन है दोस्तों, कार्बन है भाई। क्या है भाई? तो कार्बन अधातु है, नॉन मेटल है। बी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन है अगला कि आई थिंक कि पिछले वीडियो में शायद आप लोग एक बार नोटिस कर लीजिएगा, कार्बन को लेकर कंसेप्ट शायद धातु आ गया हो तो उसको अधातु में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, है ना, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्केन के। अल्केन के जितने भी कंपाउंड है, चाहे मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, हेप्टेन हो, ऑक्टेन हो, नोनेन हो, डेकेन हो, अल्केन के सारे समूह के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो किसी से अभिक्रिया कर लेता है। किंतु इसके अलावा जो है डबल बॉन्ड के साथ जो जुड़ते हैं अल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, ये सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। तो CH4 मेथेन ये नहीं होगा, C2H6 एथेन ये भी नहीं होगा, C2H4 ये है एथीन। एथीन ये दोनों है अल्केन ग्रुप का, तो ये अल्केन ग्रुप संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। किंतु असंतृप्त आपसे पूछ रहा है, असंतृप्त के कारण सी इज द राइट आंसर, C2H4, है ना दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा? CH4 नहीं, C2H4 नहीं भाई, C2H6,
C2H6 C, और लास्ट ऑप्शन है C3H8। C3H8 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी कि ये क्या है, प्रोपेन। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि डी से बात आई कि ये भी तो प्रोपेन ग्रुप का है, जैसे मेथेन है अल्केन ग्रुप का, जैसे ये हो गया अल्कीन ग्रुप का, तो ये प्रोपीन भी तो एल्केन ही ग्रुप का है, तो अल्कीन ग्रुप का है तो बिल्कुल नहीं होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बेंजीन के लिए। बेंजीन ये किसके लिए, बेंजीन के लिए C6H6 बेंजीन। सी इज द राइट आंसर। ए बी और डी इसका सही उत्तर नहीं होगा, सी इसका सही आंसर है बेंजीन, C6H6। तो इसी के साथ हम और आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन है आपका कि कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या याद रखिएगा 30 तक, जितने भी आप एक परमाणु संख्या से संबंधित पूछेगा ही, 30 तक जो है कि आप तत्वों का नाम है ना, संकेत, परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या और परमाणु भार, परमाणु संख्या और परमाणु भार, ये 4 चीज याद कर लेंगे 30 तक। इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 1 से 30 तक तत्वों का नाम, संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार, ये 4 टॉपिक तत्वों से संबंधित देख लीजिएगा। तो कार्बन C, परमाणु संख्या 6, ए इज द राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है असंतृप्त, फिर आ गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिक बंधन होते हैं, वे कहलाते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन बनेंगे, कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन बनेंगे, तो क्या कहलाएंगे, अल्काइल ग्रुप का। क्या कहलाएंगे दोस्तों, अल्काइल ग्रुप का, जिसका जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n-2। तो अब आइए इसी के साथ अल्काइन है ना, अल्काइल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो आइए दोस्तों, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कहता, यानी द्विब आबंध कहता, तो क्या बोलते हैं, अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध कहता या एकल बंधन का जिक्र करता, तो क्या कहते हैं उसके लिए, अल्केन, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है एथेनॉल है ना के अभिक्रियाशील मूल का सूत्र क्या है। एथेनॉल, नॉल से आया ऑल, एथेनॉल नॉल से आया ऑल, और ऑल किसके लिए संकेत है, OH, OH यानी अल्कोहल का, OH यानी अल्कोहल का सिंगल क्रियाशील मूलक OH, ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ और आगे बढ़िए, ऐसे ही जुड़े रहिए और लाभ उठाइए। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह के लिए या कार्बोनिल समूह के लिए हमने आपको बता रखा है सिंगल क्रियाशील मूलक COOH, सिंगल क्रियाशील मूलक COOH, सी इज द राइट आंसर। अब आगे की ओर और बढ़ते हैं हम दोस्तों, आपको और आगे ले जाते हैं। क्वेश्चन है एथेन, क्वेश्चन है दोस्तों एथेन के एक अणु में उपस्थित कितने सहसंयोजक बंधन होंगे। मेथेन, एथेन का क्या होता है, C2H6 है ना, एथेन का क्या हो जाएगा, C2H6। इसमें एक अणु में, तो ये एक ही अणु है, कितने सहसंयोजक बंधन बनेंगे, तो कार्बन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा है ना, तो 3 और 3 6 और 1 7, यानी डी इज द राइट आंसर, है कि नहीं दोस्तों। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन आपके बीच आया कि
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6। और वही आपको चीनी का पूछ देता तो C12H22 है ना, और ऑक्सीजन O11 यानी C12H22O11 चीनी का हो जाता है। याद रखेंगे, अनुसूत्र से तो संबंधित क्वेश्चन पूछता ही एग्जाम में, है ना। अब क्वेश्चन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें फिर से पूछ रहा है क्वेश्चन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके दो ऑप्शन इसमें छूट गए थे किसी कारण बस, तो मैं आपको जोड़ दिया हूं इसमें। क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन ग्रुप आते हैं? अल्केन ग्रुप। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से ग्रुप आते हैं? अल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, ठीक ना। तो मैं आपको बताऊं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्न में से कौन आ सकते हैं? तो ये CH4, ये तो मेथेन है, अल्केन ग्रुप का, ये तो होगा नहीं। C2H6 ये कौन ग्रुप है भाई? ये भी एथेन है, ये भी अल्केन ग्रुप का, ये भी नहीं होगा। अब आइए आता है C2H4 एथीन। एथीन, एथीन कौन ग्रुप का है? अल्कीन ग्रुप का। तो बिल्कुल सी द राइट आंसर, C2H4। C2H4 कौन ग्रुप है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग के बीच, क्वेश्चन है सल्फर, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? पिछले क्लास में भी इस पे चर्चा किए थे। सल्फर, सल्फर का क्या है बाबू? संकेत S, परमाणु संख्या 16। अब इसका हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को हम इससे पहले भी बता चुके हैं, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, है ना, 3p 10 2 12 4 16। देख लीजिए 16 परमाणु संख्या आ रहा है। 16 परमाणु संख्या क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 पहुंच रही है क्या? 2 4 10 2 12 4 16। पहली कक्षा, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी ऑर्बिट में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी ऑर्बिट जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है, जिसको बाह्यतम कक्षा कहेंगे, है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 और 4। यानी बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यही 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि सल्फर परमाणु की, चलिए ठीक है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में यानी सबसे बाहरी कक्षा में, इसमें अगर संरचना बनाते हैं तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और ये लास्ट तीसरी ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? आप संरचना पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं भी आप 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी ऑर्बिट में कितने? 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इसमें कहां है भाई? सी इज द राइट आंसर, है ना। आपको मैं सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संरचना और संयोजी इलेक्ट्रॉन ये सब क्लियर करके बता दिए हैं। बार बार सल्फर आप लोग के बीच आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछ रहा। हम आपको सल्फर लेकर बताए, लेकिन अब इस पैटर्न पर आप किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम सब में। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन है अगला कि ग्लूकोज के एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए अभी अभी आप पढ़े हैं ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें कह रहा है कि ग्लूकोज का ये एक अणु है,
इसमें ऑक्सीजन के परमाणु पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 6 परमाणु है, तो हम यहाँ 6 को सेलेक्ट करेंगे। यही हाइड्रोजन का पूछता तो 12 हो जाता, कार्बन का पूछता तो 6 हो जाता, यानी कि एक ही अनुसूत्र से 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके बीच कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कार्बन यौगिक हम आपको बता चुके हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा सॉरी दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो CH4, C2H6, C2H4 और C3H8। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है ना, अभिक्रियाशील के रूप में पूछ दे तो ये सब अल्केन ग्रुप के हैं, लेकिन एक ही ऐसे तत्व है, यहां यौगिक है C2H6 एथीन, जो क्या कहते हैं, ये सभी में ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील माने जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ क्वेश्चन है आपके बीच कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने कितने आबंध बनते हैं? कितने कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन H2, इसके 2 परमाणु हाइड्रोजन लेंगे, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके यह अपना डुएट पूरा कर लेता है। क्या पूरा कर लेता है? डुएट पूरा कर लेता है। तो इसी के साथ इसमें कह रहे हैं कि 2 परमाणुओं के बीच कितने कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्वि आबंध, त्रिक आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के बीच कितने आबंध बन रहे हैं? सिंगल आबंध बन रहे हैं, यानी एक आबंध, ए इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है आपका कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, फिर आ गया, जैसे सल्फर का हम बताए थे ना, वही सेम टॉपिक क्लोरीन की आ गई। सल्फर की परमाणु संख्या सल्फर की होती है S16, क्लोरीन Cl परमाणु संख्या 17। सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 आई थी, निकाल कर दिखाए थे पूरा संरचना के साथ। तो क्लोरीन का आप वैसे ही क्लोरीन का आप लोग निकालोगे, एक इसमें परमाणु संख्या बढ़ गया, तो इसमें यहां सल्फर का आया था बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या आई थी, तो क्लोरीन की कितनी होगी आप लोग खुद से जवाब देंगे। क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? 7। और जैसे जैसे हम परमाणु संख्या के साथ सल्फर का बताया, आप क्लोरीन का भी बना सकते हैं। एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा मित्रों। और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक कौन हो जाएगा? मेथेन कहेंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सबसे सरल, तो इससे पहले भी हमने बता दिया था कि मेथेन जो है सबसे सरल यौगिक है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके बीच कि अल्केन का सामान्य सूत्र है। तो अल्केन क्या है? तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की संख्या के दुगुना से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी। कार्बन की संख्या अगर n है तो उसका जो हाइड्रोजन होगा वो दुगुना यानी 2n+2 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने कितने आबंध बनते हैं? हमने इससे पहले भी इससे संबंधित सेम क्वेश्चन आपको रिपीट किया था। 2 ऑक्सीजन के बीच की अगर बात की जाए, 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच की बात की जाए, तो इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये डबल बॉन्ड के साथ साझेदारी करता है, जिसके कारण 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 4 6 8 इस प्रकार से इसका ऑक्टेट पूरा होता है। किंतु ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड की साझेदारी होती है, इसीलिए द्वि आबंध बनते हैं दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके बीच
दोस्तों तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कह रहा है कि प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। तो देखिए प्रक्रियात्मक जो समूह होता है, अल्कोहल के लिए ऑल आता है, अल्डिहाइड के लिए अल आता है, कीटोन के लिए ओन का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो प्रोपेनोन शब्द आया, तो प्रोपेनोन शब्द में देखिए क्या छुपा हुआ है। प्रोपेनोन अगर इंग्लिश में हम इसको यूज करते हैं तो प्रोप, PROP, प्रोप, ANONE, ओन, यानी कि ओन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओन शब्द किसके लिए आता है? कीटोन के लिए। ओन शब्द किसके लिए? कीटोन का संकेत क्या हो जाएगा? डबल क्रियाशील मूलक CO, डबल क्रियाशील मूलक CO। तो मैं आपको बताऊं कि डबल क्रियाशील मूलक CO जो है ये कीटोन का संकेत है, इसीलिए हम C को सिलेक्ट करेंगे। देखिए आप वीडियो में जो ऑप्शन है वो जो है कि आपको अलग से ऐड किया गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसके ऑप्शन हट गए थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रोपेन के लिए, प्रोपेन में कौन है? कीटोन। कीटोन का संकेत क्या हो जाएगा? डबल क्रियाशील मूलक CO। और प्रोपेन कीटोन के लिए यूज क्या किया जाता है? तो ओन वर्ड यूज किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, एसिटिक अम्ल, क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल के लिए दोस्तों आते हैं एथेनोइक अम्ल। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको और है आपके बीच क्वेश्चन है प्रोपेन, प्रोपेन का आणविक सूत्र, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध बनेंगे? तो दोस्तों प्रोपेन के आणविक सूत्र का जो सहसंयोजक आबंध बनेंगे वो 10 सहसंयोजक आबंध बनेंगे। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों, एल्डिहाइड का क्या होता है दोस्तों? हमने आपको बोला था अल्कोहल का OH है ना, सिंगल क्रियाशील मूलक OH, कीटोन का डबल क्रियाशील मूलक CO, एल्डिहाइड का सिंगल क्रियाशील मूलक CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल क्रियाशील मूलक COOH। तो इसी के साथ यहां पूछ रहा है एल्डिहाइड को लेकर पूछ रहा है, तो एल्डिहाइड को लेकर क्या हो जाएगा? सिंगल क्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ H। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों सिंगल क्रियाशील मूलक CHO, यानी कि एल्डिहाइड का जो आंसर होगा वो C है, CHO। ठीक ना, C इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग को लेकर आता हूं अल्काइन, अल्काइन है ना, अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्काइन है ये, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इसका सामान्य सूत्र अल्केन का हो जाता है सिंगल बॉन्ड, तो CnH2n+2, अल्कीन डबल बॉन्ड CnH2n, और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड तो CnH2n-2। तो इसमें देखेंगे CnH2n-2 कौन है भाई? तो CnH2n-2, C द राइट आंसर। अब आइए तो मैं बताऊं कि ये CnH2n किसका हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। CnH2n किसका हो जाएगा? अल्कीन का। CnH2n+2 किसका हो जाएगा दोस्तों? तो अल्केन का, है ना। तो अब और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके बीच, सिंगल क्रियाशील मूलक, सिंगल क्रियाशील मूलक, सिंगल क्रियाशील मूलक COOH, सिंगल क्रियाशील मूलक क्या है? COOH। अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सिंगल क्रियाशील मूलक जो है क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड,
यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है ना। तो कार्बो एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, सी सिंगल क्रियाशील मूलक CHO। कीटोन का क्या हो जाता है, डबल क्रियाशील मूलक CO। इथर का क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने क्या आपको बताया है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अम्ल का क्या बताया है, सिंगल क्रियाशील मूलक COOH। ठीक ना दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन है आगे आपका, एक अणुसूत्र है ना, परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो मैंने बोला कि जिसका रूप एक हो, कार्य अनेक हो, उसको उस व्यक्ति को बहुरूपिया कहते हैं। और जिसका अणुसूत्र एक हो, संरचना अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुलक। है ना दोस्तों, याद रहेगा, एकदम आसान सा डायलॉग रहे। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन उपधातु है, निम्नांकित में कौन उपधातु है दोस्तों। तो उपधातु फेरम तो धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है, बेरिलियम बी, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो एक बार नहीं कई बार आ गया, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, सबसे पहला और सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है, मेथेन CH4। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके जुड़ के क्या बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन जब संयोग करते हैं तब बनाता है हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो और कार्बन के लिए कार्बन, हाइड्रोकार्बन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच, क्या है बाबू, तो क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। इसी के साथ चीनी का रासायनिक सूत्र, इससे पहले हम चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोग के बीच चर्चा कर चुके हैं, आप लोग पहले से भी जानते होइएगा, C12H22O11, सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोनिल समूह, कितने बार रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को, कार्बोनिल समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनिल समूह, इसका जो है सूचक कौन सा है निम्न में से। तो आप लोग अब खुद से जवाब दीजिए, कार्बोनिल समूह का कौन सा सूचक हो जाएगा, सिंगल क्रियाशील मूलक COOH। सर जी डबल O बोल सकते हैं क्या, सिंगल क्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड OH ऐसा बोल सकते हैं, नहीं दोस्तों, क्योंकि सिंगल क्रियाशील मूलक COOH ही बोलना होगा। रीजन है इसका, क्योंकि इसमें जो C सिंगल क्रियाशील मूलक C और ये जो सिंगल O है ना, ये ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, और OH अल्कोहल है जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। इसीलिए जब दोनों ही O होता ऑक्सीजन के रूप में तो डबल का इस्तेमाल हम कर सकते थे, लेकिन यहां तो ऐसा है ही नहीं, बस दोनों एक साथ टकरा गए हैं, किंतु दोनों का जो है ना नेटवर्क अलग अलग है। एक ऑक्सीजन है तो दूसरा O हाइड्रोजन के साथ मिलकर अल्कोहल, ऑक्सीजन नहीं है, ये अल्कोहल ही है कंप्लीट रूप से, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है मित्रों कि मीथेन, क्या है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं या सहसंयोजक आबंध होते हैं। मीथेन का अणुसूत्र आप लोग क्या होता है बताएंगे, CH4। इसको अगर हम इसकी संरचना बताते हैं तो एक कार्बन अटैक पूरा करेगा कितने हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ। CH4 है तो चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसमें कितने आबंध बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आबंध बन रहे हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है दोस्तों सॉरी, एथाइल अल्कोहल है ना, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो देखिए हम आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे बायोलॉजी में,
वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीशोषण और दूसरा अवायवीय श्वसन यानी अनऑक्सीशोषण। जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया से जो ग्लूकोज बनते हैं उस ग्लूकोज को कोशिका अवशोषित करके कोशिका द्रव में ले जाती है। यह श्वसन का प्रथम चरण है जहां वह ग्लूकोज आंशिक रूप से विखंडित होकर पाइरुवेट और इथाइल अल्कोहल का निर्माण करती है। उस श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं या अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। और वो पाइरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी ऊर्जा और इथेनॉल का निर्माण करती है। इतनी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी कि यहां जो बना है इथाइल अल्कोहल, वो कहां बना है? अवायवीय श्वसन के रूप में, प्रथम चरण के रूप में कोशिका द्रव में बना है, यानी अवायवीय श्वसन इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अब इसी के साथ मैं अगला टॉपिक लाता हूं आप लोग के बीच। क्वेश्चन है एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? CH3OH नहीं भाई, C2H5OH, C2H6OH, C2H2OH। तो मैं बताऊं इसमें पूछ रहा मेथेन एथेन, कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। जैसे कार्बन की संख्या 2 होगी तो पहले नंबर में तो यही आ जाएगा 2। तो 2 दूनी, अब ये 2 वाला जो है चांस बनता है 2 वाले का। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ इथाइल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इथाइल शब्द का इस्तेमाल के लिए कार्बन की संख्या जब 2 होगी तो इसके दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन करेंगे तो 2 दूनी 4 2 6, उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के अल्कोहल जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 5। अल्कोहल की संख्या 6 में से 1 घटेगी तो 5, और उसके जगह पे आएगा OH। उसके जगह पे क्या आ जाएगा? OH, यानी कि C2H5OH बी इज द राइट आंसर। दोस्तों है ना, एकदम कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, देखिए फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, कितने बॉन्ड बनते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 बॉन्ड बनते हैं, बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच कि सिंगल क्रियाशील मूलक CHO अब अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO किसको कहते हैं आप लोग बताएं। हमने आपको बता दिया था कि सिंगल क्रियाशील मूलक OH अल्कोहल को कहते हैं, डबल क्रियाशील मूलक CO कीटोन को कहते हैं। तो अल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा? सिंगल क्रियाशील मूलक CHO, ए इज द राइट आंसर। अल्डिहाइड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मित्रों। और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका सिंगल क्रियाशील मूलक OH, ये तो नहीं होगा, ये तो डबल क्रियाशील मूलक बना दिया इस अल्कोहल को। बहुत तकलीफ होता होगा अल्कोहल को भाई साहब, पर कोई नहीं। सिंगल क्रियाशील मूलक OH का अभिक्रियाशील मूलक कौन है? तो OH किसका है भाई? अल्कोहल का अपना है, बी द राइट आंसर मित्रों। इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पेंटेन है ना, क्या बोल रहे हैं दोस्तों? पेंटेन, जिसका अणुसूत्र C5H12, 5 दूनी 10 दू 12 होता है दोस्तों। यहां मिसिंग हो गया है, ये 12 होगा, 12 C5H12 है ना, C5H12 है। कितने संरचना समावयवी संभव है? तो संरचना में 3 तरह के संरचना दोस्तों, मैंने तीनों संरचना भी आपको इस वीडियो की शुरुआत में दे दिया था। 3 तरह के संरचना यानी समावयवी संभव है, सी इज द राइट आंसर। इसका जो है 3 संरचना समावयवी संभव है। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका अमोनिया के एक अणु में, अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3। अमोनिया का अणुसूत्र क्या है? NH3। इसके एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन N और हाइड्रोजन H के कितने परमाणुओं का
अनुपात हमको दर्शाना है। ठीक है भाई, तो नाइट्रोजन कितने हैं आप लोग बताएं। हम तो आपके सामने अनुसूत्र डाल दिए। नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 3 है। यानी 1:3 के रेशियो में जो है अमोनिया गैस आपको मिलेंगे। तो 1:3 कहां है, बी। बी इज द राइट आंसर मित्रों। इसी के साथ मैं अब क्वेश्चन, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप कमांड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों। क्वेश्चन है कि उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। रबर में, प्लास्टिक में नहीं भाई, अपमार्जक साबुन इसका सही आंसर हो जाएगा। सी द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन आगे की ओर आपके स्क्रीन पे है। हाँ तो दोस्तों, तो अब आ जाइए नए चैप्टर पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इससे भी कई क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 10, 9, 8, 7। तो याद रखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, उसके आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 होती है दोस्तों। ठीक ना। तो अब इसी के साथ हम और आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपका है बोरॉन। देखिए पीरियोडिक टेबल का ही चैप्टर है, तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक ना। क्वेश्चन है बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, किस वर्ग के तत्व हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक आवर्त सारणी पर लेकर आता हूं, ध्यान देंगे, है ना। आवर्त सारणी पर लेकर आते हैं आपको। आवर्त सारणी पर लेकर आते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में मैं बात कहा जा रहा है किसके बारे में, तो बोरॉन और एल्युमिनियम। याद रखिएगा, बोरॉन बी और एल्युमिनियम Al। बोरॉन जिसकी परमाणु संख्या 5 है, एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है। द्रव्यमान संख्या भी याद रखिएगा दोस्तों, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, है ना, और संकेत, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। ये किस वर्ग में आते हैं, तो यहां देखिए इस किस वर्ग में आते हैं, 13 नंबर में, 13 नंबर वर्ग में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे तत्व 13 नंबर वर्ग में आते हैं। तो हम इसका सही उत्तर दे सकते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13, है ना दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, तो 13 नंबर वर्ग के तत्व हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है अगला कि पोटेशियम की परमाणु पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। बिल्कुल सही बात है, 19 है भाई। इसकी संयोजकता क्या होगी, तो पोटेशियम की संयोजकता आपको निकालना होगा। पोटेशियम जिसको लैटिन में कैलियम कहते हैं, परमाणु संख्या 19 होती है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया, 2 4 6 10 12 6 18 बचा 1, यानी 4s1। सबसे बाह्यतम कक्षा 4s, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, यानी ए इज द राइट आंसर। एक इसका जो है पोटेशियम की जो संयोजकता होगी वो 1 होगी मित्रों। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्लोरीन, ठीक,
की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या आप लोग बड़ा आसान है, 9, 19, 29, 39। बिल्कुल सही जवाब फ्लोरीन F9। फ्लोरीन F परमाणु संख्या 9। याद रखिएगा, ये 1 से 30 तक हम यही लिख देते हैं मित्रों। नया पेज लेकर हम आपको बता दें कि मस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर के लिए मस्ट है 1 से लेके 30 तक तत्वों के नाम, जो आगे भी आपको जो है कि मदद करेंगे। बहुत सारे चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है। बिना तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या की केमिस्ट्री अधूरा है। यूं कह दे कि पीरियोडिक टेबल वो है जो जिंदगी में, केमिस्ट्री के जिंदगी में बाहर का काम करती है। पीरियोडिक टेबल है तो आज केमिस्ट्री है। तो इसीलिए मैं बोल दूं कि 1 से 30 तक तत्वों का नाम आप लोग याद कर लेंगे, है ना। तत्वों के नाम के साथ साथ आप इसके संकेत को भी याद करने होंगे आपको। ये बेसिक कंसेप्ट के रूप में काम करेगा। और इसकी परमाणु संख्या और इसका द्रव्यमान संख्या, ये 4 चीज अगर आप 30 तक याद कर लेते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैट्रिक लेवल के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन का हो या बोर्ड का हो। बोर्ड भी तो बहुत बड़ा कंपटीशन ही है। परमाणु द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान, ये 4 जो हम आपको अभी दे दिए हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस सब को आप हाईलाइट कर दिया हूं, आप याद कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम के मैक्सिमम कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? A, यानी कि 9 हो जाएगा दोस्तों। A इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, लगभग दुगुनी होती है इसकी परमाणु भार, यानी कि 16 हो जाएगा परमाणु भार। सी द राइट आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों बोरॉन, है ना, बोरॉन बी परमाणु भार क्या है? बोरॉन बी का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 10, 11, 12, 13। तो मैं बता दूं बोरॉन बी का लगभग, बोरॉन बी परमाणु संख्या 5, लगभग दुगुना से 1 ज्यादा, यानी कि 11। हाँ, तो बोरॉन का परमाणु भार 11 हो जाएगा दोस्तों। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 3, 4, 13, 14। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? तो पहले हम आपको आवर्त सारणी ही दिखा देते हैं। चलिए आवर्त सारणी की ओर चलते हैं। एक बार फिर से आपको जो है आवर्त सारणी की ओर हम लेकर चलते हैं। कार्बन का पूछ रहा है दोस्तों। मित्रों, आप लोग के बीच किसका पूछ रहा है? कार्बन, ठीक ना। तो कार्बन C6, कार्बन C6 है ना, किस वर्ग का है? 14। आप यहां देख सकते हैं किस वर्ग का सदस्य है? 14 का। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से अपने पॉइंट पर लेकर आता हूं, है ना। ये पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि बोरॉन, है ना, बोरॉन तो हो गया कार्बन, कार्बन किसके हो जाएंगे? तो 14 के। किस आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 का, है ना। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। अब आ जाइए, क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में
कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो संयोजकता, इलेक्ट्रॉन का गुण। परमाणु भार सबके अलग अलग होते हैं, परमाणु आयतन अलग होते हैं, कक्षा की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन जो गुण समान होते हैं वो संयोजकता, इलेक्ट्रॉन के। एक वर्ग में आवर्त सारणी के, जैसे मान लीजिए हीलियम का ड्यूएट पूरा होता है, उस आवर्त में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अनन, ऑक्टम, ये 6 जो तत्व हैं, इस सब का 8 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यानी कि संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबका 8 होगा। किसी आवर्त सारणी के आवर्त में अगर किसी एक का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता अगर 1 है, तो उस वर्ग के सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान ही होगी, एक ही होगी। ठीक ना? तो यानी संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, सी इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्फर के, फिर से आ गया सल्फर। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बार बार ये रिपीट किया हूं, कितनी होती है निकाल के भी दिखाया हूं संरचना के साथ, यानी 6 होती है। डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? दोस्तों, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इससे पिछले क्लास में हमने बताया था कि 2412 ये धातु का संकेत है, यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में, आवर्त सारणी के किस आवर्त में? प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो देखिए प्रथम आवर्त में जाएंगे तो ऊपर में 2 ही तत्व है, एक तरफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ कौन? हीलियम। आपको अगर देखना है दोस्तों तो मैं आपको इसका दिखाई देता हूं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले तो क्लियर ही हो जाता है पूरा एकदम जो है कि। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में, ये प्रथम आवर्त हो गया। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में ये आपका हो गया प्रथम आवर्त, ये द्वितीय आवर्त, ये तृतीय, चतुर्थ, पांचवा, छठा और ये सातवां। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार होती है, एक्स एक्सिस के रूप में जो होती है क्षैतिज कतार, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो होती है आवर्त। एक्स एक्सिस क्या कहलाती है दोस्तों? आवर्त कहलाती है ना। और एक वाई एक्सिस में जो होगी, वाई एक्सिस में ऊर्ध्वाधर अक्ष इसको कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष में जो ही इसको कहते हैं वर्ग या समूह। इसको क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। तो अब देखेंगे आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त प्रथम आवर्त जिसमें है हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व, फिर दूसरे में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है कि नहीं। तीसरे आवर्त सारणी को ऐसे आप देख सकते हैं, चतुर्थ, पांचवा, छठा और सातवां। यानी कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी हो जाती है मित्रों? आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 हो जाती है। और वर्ग की संख्या चलेंगे तो वाई एक्सिस में चलना होगा। वाई एक्सिस में देख लीजिए, प्रथम नंबर से शुरू करते हैं, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जी हाँ दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आवर्त सारणी में वर्ग या समूहों की संख्या कितनी हो जाती है मित्रों? 18 हो जाती है। बहुत पूछता है ये, आवर्त सारणी की क्षैतिज अक्ष को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 18। आवर्त सारणी में वर्ग या समूहों की संख्या कितनी होती है? 18। इस चीज का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है दोस्तों,
आवर्त सारणी के किसी आवर्त में क्वेश्चन हो चुकी है। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में और इसे आवर्त की संख्या 7 है, किंतु ये बात कर रही है किसकी? प्रथम आवर्त की। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो हमने बताया हाइड्रोजन और हीलियम 2 है। ए इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो देखिए द्वितीय आवर्त सारणी में प्रथम जो सेल की बात करेंगे तो प्रथम होता है के, द्वितीय एल, तृतीय एम और चतुर्थ एन। तो इसका द्वितीय पूछ रहा है ना, द्वितीय बाह्यतम सेल में क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय के रूप में कौन आ जाएगा? एल। बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर समझ में आया? अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्ती सारणी के लिए रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? यानी मेंडलीव साहब बाद में किस तत्व को जो है कि जगह दिए, पद स्थापित किए? गैलीलियम को, ऑक्सीजन को, फास्फोरस को, सिलिकॉन को। तो याद रखिएगा बाद में पूछ रहा किसमें? बाद में किसका जो है पद स्थापित किया गया? तो गैलीलियम। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी में सबसे अंतिम में होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अनन, ऑक्टम। ये सातों निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक ना। तो आइए दोस्तों, एक निष्क्रिय गैस सबके अंत में निष्क्रिय गैस के रूप में आ जाता है। इस सब का ऑक्टेट पूरा होता है, केवल हीलियम का ड्यूएट पूरा है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? तो अभिक्रियाशील हैलोजन में आते हैं कौन? फ्लोरीन। कौन आते हैं दोस्तों? फ्लोरीन। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? तो कौन नहीं कर सकता? सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, फेरम। तो देख लीजिए भैया, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो आसानी से किसी के साथ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील माना जाता है। तो इसीलिए इसका जो है फ्लोरीन। बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता? 1 मिनट गाइस। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है मित्रों? तो याद रखिएगा सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो कितना होगा? 4, एल्युमिनियम का 3, सोडियम का 1 और फास्फोरस का 5। तो इस चारों में सबसे अधिक पूछ रहा है, सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है? यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, जो कि हमने आपको वीडियो में निकालने का तौर तरीका भी आपको बता दिया है। तो इसी के साथ सी इज द राइट आंसर। अब सबसे कम पूछता है तो क्या बोलते हैं? सोडियम। सबसे कम किसमें पाया जाता है, किसमें होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो सोडियम की 1 होती है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको बता दिया था, आवर्त सारणी जो है क्षैतिज अक्ष को कहते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और वर्ग या समूहों की संख्या कितनी होती है? 18। याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है। ये वर्ग जो होता है
वाई एक्सिस है ऊर्ध्वाधर अक्ष है जिसकी संख्या 18 होती है, और एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है आवर्त कहलाती है जिसकी संख्या 7 होती है। इसी के साथ क्वेश्चन है आपका अगला है, मेंडलीव के आवर्त नियम में, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मैंने बताया था कि मेंडलीव के आवर्त नियम परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यानी कि इसका आधार होता है परमाणु द्रव्यमान। किंतु आपसे एक क्वेश्चन और बनता है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन होते हैं, या आधुनिक आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आधुनिक आवर्त नियम का क्या था? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। क्या था दोस्तों? परमाणु संख्या। सी इज द राइट आंसर। किसके लिए? जब आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेगी तब, और किसकी बात करेगी? मेंडलीव की बात करेगी तब परमाणु द्रव्यमान। एकदम कंठस्थ करके रखिएगा, इस सबसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके बीच कि अमोनिया, फिर से आ गया अमोनिया, है ना दोस्तों? क्वेश्चन आ गया अमोनिया जिसका अनुसूत्र होता है NH3। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो नाइट्रोजन तो 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो 1:3। डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या। लोहे की परमाणु संख्या दोस्तों एक शब्द में आप क्या जवाब दोगे? 26 होती है। बी द राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन धातु रहती है? पारा, मरकरी या पारा हाइड्रागिरम Hg। मरकरी या पारा हाइड्रागिरम Hg। ये न समझ लीजिएगा कि पारा की बात हो रही है, नहीं, पारा की बात तो हो रही है पर ये पारा धातु है दोस्तों, है कि नहीं? अब आइए क्वेश्चन है आपके बीच, गंधक। सल्फर को गंधक कहते हैं मित्रों, कंफ्यूजन में ना आवे। सल्फर को गंधक कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 16, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। तो क्या पूछ रहा है? परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु संख्या 16 हो जाएगा। सी द राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके बीच, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस का पूरा लिस्ट हम आपको दे दिए थे दोस्तों। अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अनोन, ऑक्टम। 7 अक्रिय गैस है जिसमें आपको ये सातों में से कौन दे रहा है? हीलियम का चर्चा कर रहा है। बी द राइट आंसर। पहला ही नाम है हीलियम, He, परमाणु संख्या 2। हीलियम He, परमाणु संख्या 2। ठीक है, ये अक्रिय गैस है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है भाई? एस्टीबियम Sb, है ना? कौन उपधातु है? एस्टीबियम। देखिए कॉपर धातु है, निकल धातु है, फेरम लोहा धातु है, तो कौन बच गया? एस्टीबियम Sb। अब क्वेश्चन है क्या? आधुनिक आवर्त सारणी, सुनिएगा ध्यान से, बार बार इसको हम रिपीट कर चुके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? वही बात हमने बता दिया था, मेंडलीव के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्याओं के। बी इज द राइट आंसर मित्रों। इसी के साथ क्वेश्चन अगला है आपके बीच, आधुनिक आवर्त सारणी है ना कि क्षैतिज कतार को, एकदम क्लियर है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार मतलब किस अक्ष को? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एक्स अक्ष को आवर्त कहते हैं जिसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिसकी संख्या 7 होती है। यही पूछ देता ऊर्ध्वाधर कतार को तो क्या कहते हैं? उसको समूह कहते हैं, और समूह की संख्या कितनी होती है? 18। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कहें हम, बोर्ड मॉडल नहीं, बोर्ड मॉडल प्लस इस सबको दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में दिखाई देगा ही, एकदम निश्चित तौर पे इसमें से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। पूरे वीडियो देखकर जाइए और पूरा का पूरा नंबर उठाइए,
इतना हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। मेरी जुबान से और मेरे इरादे से आपको स्पष्ट देख झलक रहा होगा कि जो बातें हम आपके बीच अभी कर रहे हैं वो बातों में कितनी सच्चाई आपको दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। और ये देखने के बाद आपके एग्जाम के क्वेश्चन एकदम जो 40 क्वेश्चन आपको बनाने मैक्सिमम, आपको मैं बता दूं कि पूरे वीडियो के आप 2 बार 3 बार अच्छे से देख लेते हैं तो 40 क्वेश्चन को बनाने में आधे घंटा से यानी 30 से 40 मिनट काफी है दोस्तों। अब आइए, बहुत बोल दिया मैंने, बहुत बोल दिया, फिर भी आराम से पढ़ोगे तो उतना लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके बीच। कहते हैं ना भाई, ये अभी मुश्किलों का दौर है, बहुत मुश्किलों के साथ आप लोग अभी पढ़ रहे हो, पर ये मुश्किलों के दौर में यही मेहनत आपको रंग लाएंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मुश्किलें तो दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, आगे बढ़ मेरे बंधु, क्योंकि ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं अम्लीय धातु, नहीं भाई, अम्लीय धातु तो नहीं होते। अक्रिय गैस नहीं, अंतिम सदस्य ये क्षार धातु, बिल्कुल सही जवाब हो, क्षार धातु होते हैं, मिश्र धातु होंगे नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच का। क्वेश्चन है दोस्तों अगला कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, वर्ग या समूहों की संख्या पूछ दिया दोस्तों, याद रखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या या पूछ दे कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आपको हम बार बार ये रिपीट कर चुके हैं, कितनी होती है आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही जा रहे हैं, डी द राइट आंसर, 18 होती है। वर्गों की संख्या, समूहों की संख्या कितनी होती है? 18। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत किसने स्थापित किया था? तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। क्या बोल के? संगीत के स्वर पर आधारित। इन्होंने बोला था, उस समय हल्के तत्व थे, मात्र 56 ही तत्व की खोज हुई थी और इनका मानना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व है और वे हल्के तत्व थे, जिसके कारण इनका अष्टक नियम जो है कि निकला। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया संगीत के स्वर पर। पूछ देगा संगीत के स्वर पर आधारित किसका अष्टक नियम था? तो न्यूलैंड्स का। इन्होंने बोला क्या कि जैसे संगीत के स्वर में होता है सारे गामा पाधा निशा, है ना, उतनी अच्छी स्वर तो नहीं है, बस संगीत का स्वर लिख रहा था मैं। आप लोग इसको संगीत से नहीं टैली करने लगिएगा, बात समझे कि नहीं? तो देखिए, सा से स्टार्ट हुआ संगीत का स्वर और अंतिम भी क्या है? सा। जिस प्रकार जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन 8। तो जैसे पहला तत्व का गुण क्या है? गैस है। वैसे 8वां तत्व का गुण क्या है? ये भी ऑक्सीजन, ये भी गैस है। तो जिस प्रकार पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है, इसी सिद्धांत को न्यूलैंड साहब दिए अष्टक नियम के नाम से, जिसका नाम पड़ गया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। जिसका नाम क्या पड़ गया? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन या स्थापन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने। संगीत के स्वर पर आधारित किसका नियम था? न्यूलैंड्स का। क्या कोई दिक्कत है? इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप अब जवाब दे सकते, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, सारेगामा पधा निशा, है कि नहीं? अब आइए, क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं? नहीं भाई, ये मेंडलीव का होते हैं। किसके? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसका है? आधुनिक आवर्त सारणी है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अब और आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर, है ना, बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार, तो देखिए सबसे परमाणु साइज का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो सुनिए, एक्चुअली आपको बोल रहा है कहां से?
बाईं से दाईं की ओर जाने पर। मतलब क्या कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो नीचे की परमाणु संख्या जो होती है ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका आकार भी ज्यादा होगा। जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम, या एक मिनट हम आपको पीरियोडिक टेबल लेकर ही समझा देते हैं, थोड़ी सी बात क्रिटिकल है तो थोड़ा समझने में आसान होगा। पीरियोडिक टेबल देखिए, बाईं से कह रहा है किधर की ओर, बाईं से कह रहा है दाईं की ओर जाने पर, है ना। तो जैसे बाईं से हम दाईं की ओर जाएंगे तो देखिए बाईं में क्या है, परमाणु संख्या 18, दाईं की ओर जैसे जैसे जाएंगे परमाणु संख्या घटती चली जाएगी। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या घटेगी उसका आकार भी घटेगा। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। तो जैसे जैसे हम जो है कि कहां से, बाईं से दाईं की ओर गए, उसका आकार भी क्या हो रहा है, परमाणु संख्या घट रही है, मतलब उसका आकार भी घटेगा। उसका आकार भी दोस्तों क्या हो जाएगा, घटेगा। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा कि घटता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घटता है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, घटता है, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब वाई अक्ष, ऊर्ध्व स्तंभ मतलब कौन अक्ष दोस्तों, वाई अक्ष। वाई अक्ष की संख्या कितनी होती है, तो याद कीजिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वाई अक्ष की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। पर 7, 9 ऊर्ध्व स्तंभ कह रहा है ना, 9, 15। दोस्तों यहां कह रहा है वाई अक्ष, ऊर्ध्व स्तंभ यानी वाई अक्ष की संख्या, यानी वर्ग या समूहों की संख्या कितनी होती है। हम बार बार आपको बताए थे कितनी होती है, वर्ग या समूहों की संख्या 18 होती है। एक्स अक्ष के समूहों की संख्या 7 होती है, यानी कि क्षैतिज अक्ष की संख्या, आवर्तों की संख्या 7 होती है, और ऊर्ध्व स्तंभ वाई अक्ष की संख्या, वर्ग या समूह उसी को कहते हैं, 18 होती है। तो ऑप्शन में मिसिंग है, हम इस 15 को काट के यहां 18 कर देते हैं और इसके आधार पे डी को हम करेक्ट मानते हैं। दोस्तों क्या कोई दिक्कत है, एकदम कंप्लीट है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपको आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन आपका अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी से बहुत क्वेश्चन देखा जा रहा है, समझ लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या, फिर आ गया उसी से रिलेटेड एक्स अक्ष यानी आवर्तों की संख्या कितनी होगी, आवर्तों की संख्या आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी हो जाएगी, 7, बी द राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है, एकदम कंप्लीट जा रहा है दोस्तों। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप एक बार क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है, बी द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों यानी वही वाई अक्ष, उदर्ग स्तंभों वाई अक्ष को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, वर्ग या समूह, वर्ग कहते हैं या समूह। वही क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाएगा, आवर्त। क्या कहेंगे दोस्तों, आवर्त। बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है, सबका हम पूरा डिटेल दे दिए थे। अब आइए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में सबसे अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, कॉपर, कॉपर Hg यानी पारा हाइड्रागिरम Hg AgAu, तो कॉपर इसका बिल्कुल सही जवाब है, ए द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो फिर से वही बात, वर्गों की संख्या पूछे या वाई अक्ष की संख्या पूछे या किसकी, ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या पूछे या ऊर्ध्वाधर अक्ष की संख्या पूछे, कितनी होती है, 18 होती है। अब क्वेश्चन है अगला आपके सामने, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, आवर्त सारणी में कितने
आवर्त है, तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन है, आइए दोस्तों अब नए चैप्टर की ओर चलते हैं। यह चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में हम आपको लेकर आते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन बेहतरीन चैप्टर है। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी जीवधारी ये प्राकृतिक संसाधन है। डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ इस चैप्टर में आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यूरो का संबंध है, किसका संबंध? यूरो का संबंध है किस प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से। यूरो का संबंध वायु प्रदूषण से है। ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है वायुमंडल में। कितना परसेंट? 78%। याद रखिएगा, पूछ देगा वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन। कितना परसेंट होती है? 78%। इसी के साथ क्वेश्चन नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? स्वाभाविक सी बात है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वन की कटाई को रोकने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया, जिसमें पेड़ से चिपक के वनों को काटने से रोकने की एक बहुत बड़ी आंदोलन थी, जो काफी सक्सेस रही, जिस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। पेड़ से चिपकने का इसमें जो है दिखाया गया था। तो ये चूंकि वन के संरक्षण से संबंधित है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ए इज द राइट आंसर, वन संरक्षण। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तब जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र? नहीं भाई। नदी तट? नहीं बाबू। समुद्री तट? नहीं। जैव विविधता की बात कर रहा है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, 1 होगा इसका सही आंसर। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, वही बात है भाई, चिपको आंदोलन किसके लिए? तो पेड़ों की कटाई के लिए था। तो इसका उद्देश्य क्या है? संरक्षित करना था वृक्ष को। किसको संरक्षित करना था? वृक्ष को संरक्षित करने की बात की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके बीच, टिहरी बांध। जी हाँ दोस्तों, टिहरी बांध नर्मदा या भागीरथी नदी के ऊपर जो बनाया गया बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इस बांध का निर्माण उत्तराखंड, बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसके उद्देश्य से ये बांध मुख्य रूप से बनाए गए थे? तो बिजली के उत्पादन से बनाए गए थे। किंतु केवल बिजली का ही लाभ नहीं हुआ इस बांध के बनने से, कृषि के लिए सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति की गई। इसके और भी कई लाभ हुए, जैसे कि बिजली की आपूर्ति, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, और तो और इस टिहरी बांध के बनने से महानगरों को भी जल आपूर्ति कराया गया था। तो उत्तराखंड में इस टिहरी बांध का बहुत ही अहम रोल आपको जो है कि पढ़ने को मिलेगा। इससे संबंधित भी क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलता है। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। अगर हम बात करें गंगा में मछली पालन, तो बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा भाई। मछली का पालन करेंगे तो जो भी कूड़ा कचरा या भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगा, जिससे वो मछली जो है ना जल को कहीं ना कहीं सुरक्षा ही देगी। तो ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन आपका अगला है, मित्रों, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है दोस्तों? तो भूमिगत जल के रूप में कुआं को लिया जाता है कि नहीं? कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। अब आइए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल की आपूर्ति, बिल्कुल जल की आपूर्ति की गई थी। भूमि सिंचाई की भी आपूर्ति की गई थी। बिजली उत्पादन, ये तो मुख्य उद्देश्य था, है कि नहीं? और डी है इनमें से सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों डी, इनमें से सभी। अगर सबसे प्रमुख देता, सबसे प्रमुख तो बिजली उत्पादन दे देते, या डी ऑप्शन इनमें से सभी नहीं होता, कह देता कि डी इनमें से कोई नहीं, तो फिर हम सी ऑप्शन को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना। तो चलिए इसी के साथ मैं अगला आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने नहीं है दोस्तों, है ना। दोस्तों ये बहुत ही छोटा चैप्टर था और 10 क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने हम अभी दे रहे वो टोटल आपके बोर्ड के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है। तो इसी के साथ केमिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट होता है। ये मैराथन का दूसरा पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। यदि इस वीडियो से आपको लाभ मिल रही है और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कृपया लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके मित्रगण है, दोस्त है, रिश्तेदार में जो भी लोग मैट्रिकुलेशन से जुड़े हुए हैं, कृपया ये वीडियो उनको शेयर कर दे ताकि दूसरे को भी लाभ मिल सके आपके माध्यम से। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मित्रों।